बहुत पुराने दिनों की बात है। किसी एक गांव में एक मोची रहता था जो अविवाहित था। वो सारा दिन लोगों के जूते सिलता था और उससे जो पैसा मिलता था उसी से उसका जीवन यापन चलता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। इसीलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका खिचड़ी खाने का बहुत मन किया। उसने बहुत दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। अतः वो बाजार से चावल और कुछ मूंग दाल खरीद लाया और बहुत उत्साह के साथ खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़ी थाली में उसे निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी हो रही है तब तक वो लोगों को जूते वापस दे आता है। ये सोचकर वो खिचड़ी वहीं छोड़कर लोगों को सिले हुए जूते वापस देने चला गया। दैव योग से एक सियार जंगल से घूमता घूमता इस ओर आ निकला। उसने मोची का घर खाली देखा तो वो अंदर घुस गया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी थाली में ताज़ी खिचड़ी रखी थी। सियार भूखा तो था ही, उसने और कोई परवाह न करते हुए जल्दी जल्दी खिचड़ी खानी शुरू कर दी। वो पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था। दुर्भाग्यवश बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने को उत्सुक था और उसे जल्दी थी कि वो जल्दी घर जाए और खिचड़ी खाए। इसीलिए वो लोगों को सिले हुए जूते जल्दी वापस देकर घर आया था। लेकिन जब उसने घर आकर देखा कि एक सियार आनंद से खिचड़ी खा रहा है तो उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद किया और सियार को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। फिर मोची ने एक मोटा डंडा लिया और जी भरकर उसकी पिटाई की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर सियार को पीटना शुरू कर देता और जब थक जाता तो फिर से अपने काम में लग जाता। सियार मन ही मन सोचने लगा, अगर ये इसी तरह मुझे मारता रहा तो मेरा जीवित रहना असंभव है। सियार इसी तरह मार खाता रहा और वहां से निकलने का फैसला भी सोचने लगा, लेकिन बंधा हुआ था, भाग भी नहीं सकता था। परिणाम स्वरूप मार खाकर चुप हो जाता। रात जैसे तैसे कट गई और सुबह जब मोची अपने काम पर गया तब सियार सोचने लगा, यही मौका है कुछ ना कुछ करने का, कोई अच्छी तरकीब सोचनी होगी। सियार कुछ देर बैठकर सोचता रहा और आखिरकार उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने चारों ओर चक्कर लगाकर अपने आप को रस्सी से और कसकर बांधा और इस तरह चिल्लाने लगा जैसे वो अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बिल्कुल पास था, इसलिए जब दूसरे सियारों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वे भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। जंगल में जो सियार चिल्ला रहे थे उनमें एक सियार ऐसा भी था जो उस सियार का दोस्त था जो खिचड़ी खाकर इस मुसीबत में फंस गया था। जब उसने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो वह ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा। जब उसे ये अनुमान हुआ कि उसका दोस्त इस गांव में है तो वो उसे ढूंढने के लिए उस गांव की ओर आ गया और ढूंढते ढूंढते आखिरकार मोची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो उसकी आवाज़ उसी मोची के घर से आ रही थी। उसने अंदर झांककर देखा तो उसका दोस्त रस्सी से बंधा हुआ था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्यों दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पहुँचे कैसे? और रस्सी से बंधे हुए सियार की इतनी पिटाई हुई थी कि उसका सारा शरीर सूज गया था और इस वजह से वो बहुत मोटा ताजा दिख रहा था। जब उसने अपने दोस्त को अपने पास देखा तो उसने अपना दर्द छुपाने के लिए थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हम तो मज़ा कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगल में घूम रहे हो। दूसरे सियार ने जब उसे देखा तो वह सचमुच मोटा ताज़ा लग रहा था। उसने उससे पूछा, फिर भी तुम हमें बताओ कि तुमने यह सफलता कैसे पाई? रस्सी से बंधा सियार बड़ी चालाकी और बुद्धिमानी से काम लेकर बोला, मैं तुम्हें यह राज बताने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वह क्या, मुझे जल्दी बताओ। दूसरे सियार ने कहा, शर्त यह है कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे वादा ले सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर रस्सी से बंधा सियार बोला, असल में बात यह है कि मुझे एक बहुत ही दयालु और ईमानदार आदमी ने पकड़ लिया है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है और तुम देख नहीं रहे हो कि उसने कैसे मुझे रस्सी से बांध रखा है कि मैं कहीं अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से चला ना जाऊँ। फिर उसने अपने ऊपर बंधी रस्सी की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो मैं कितना मोटा ताज़ा हो गया हूँ। वह आदमी मुझे हर रोज़ हलवा पूरी खिलाता है। दूसरा सियार उसकी बात सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर यह मौका मुझे मिल जाए। हलवा पूरी के नाम से उसके मुंह में पानी आ गया था। बंधा सियार जब यह देखा कि उसका दोस्त उसकी चाल के जाल में फंस गया है तो वह धीरे से बहुत गोपनीयता से कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूँ
कि तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मैं तुम्हें मेरी जगह बांध दूं, और इस तरह तुम भी 2-3 दिनों में मेरी तरह मोटा ताज़ा हो जाओगे और खूब मज़ा करोगे। बाहर से आया सियार बेवकूफ़ तो हो ही गया था, इसलिए खुश होकर बोला, हाँ दोस्त ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 दिन हलवा पूरी खा लूंगा। लो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोल रहा हूँ और तुम मुझे अपनी जगह बांध दो। इसके बाद उसने बंधे सियार की रस्सियां खोल दी। बंधा सियार खुद वहां से आज़ाद होकर उसे वहां बांध दिया और वहां से चला गया। उधर जब मोची अपने काम से घर लौटा तो उसने पास पड़ा डंडा उठाया और सियार की पिटाई शुरू कर दी। उसे क्या पता था कि ये वो सियार नहीं कोई और है। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए सियार पर ऐसी लाठी बरसाई कि वो चीखता ही रहा। वो बहुत घबरा गया कि ये कैसा हलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। बहरहाल कुछ देर तक वो चुपचाप मार खाता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मोची तो किसी भी तरह रुक नहीं रहा है तो उसने मोची से कहा कि तुम मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उधर जब मोची ने सियार को देखा कि वो इंसानों की तरह बात कर रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि इससे पहले तो ये बात नहीं करता था। उसने मन ही मन सोचा कि ज़रूर ये मुझे पहले बेवकूफ़ बना रहा था, इसीलिए ये मुझसे कोई बात नहीं किया, और अब शायद ये बहुत ज़्यादा मार खा चुका है, इसीलिए मुझसे बात करने लगा है। मोची ने 2-4 डंडे और मारे और कहने लगा कि जब तक मैं अपनी खिचड़ी का बदला पूरा नहीं ले लूँगा तब तक तुम्हें ऐसे ही मारता रहूँगा। बताओ तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई। सियार बेचारा अब जान पाया कि उसका दोस्त बेचारा मोची की खिचड़ी खा चुका था और इसीलिए वो उसे बांध कर रखा था। उसने मोची से कहा कि मैंने तुम्हारी कोई खिचड़ी नहीं खाई है। फिर उसने बताया कि जब मैं यहाँ आया तो यहाँ एक सियार रस्सी से बंधा हुआ था। उसने मुझे बताया कि अगर तुम यहाँ मेरी जगह बंध जाओ तो रोज़ ही हलवा पूरी खाने को मिलेगी। अतः मैंने उसे यहाँ से खोल दिया और वो खुद मुझे अपनी जगह बांधकर यहाँ से चला गया है। अब तुम आए हो तो तुम आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिए हो। सियार की सारी बातें सुनकर मोची बोला, मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ। इतना कहकर उसने 2-4 डंडे और सियार की कमर पर जड़ दिए। अब तो सियार और घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो मुझे जान से मार डालेगा। अतः उसने मोची की मिन्नतें करते हुए बोला, अगर तुम मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। क्या कहा? मोची का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह की बेटी से मेरी शादी? वो बड़ा विस्मित होकर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ मैं गरीब मोची और कहाँ बादशाह की बेटी? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? ये सुनकर सियार बोला, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची हैरान होकर बोला, क्या सचमुच? लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सियार कहने लगा कि मैं तुमसे वादा करके कहता हूं कि मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सियार के इस आश्वासन के बाद मोची ने उसे छोड़ दिया। आज़ाद होने के बाद सियार मोची को कहने लगा, तुम घर में इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊँगा। इतना कहकर सियार वहाँ से विदा हो गया। सियार गांव से निकलकर नदी के किनारे पहुँच गया। उसने नदी पार की और दूसरे किनारे पहुंचकर उसने इंसान का रूप धारण किया। नदी के उस पार दूसरे एक बादशाह का राज था, जिसका महल नदी से कुछ दूरी पर स्थित था। उसने खुद को दूत बना लिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे देखकर पूछा कि ओ विदेशी, तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? जवाब में उसने सिर झुकाकर बोला कि महाराज, मैं आपके पड़ोसी देश के बादशाह का दूत हूँ। बादशाह जब यह सुना तो उसने उसके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया और उसे अपने पास बैठने के लिए जगह दी और उससे पूछा, ए दूत, बताओ कि तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या संदेश है। दूत ने अदब से बोला कि ए बादशाह, हमारे बादशाह अभी कुंवार हैं और उन्होंने आपकी बेटी के लिए शादी का संदेश भेजा है। संयोग से उस बादशाह की एक ही बेटी थी और वह जवान थी और बादशाह उसके रिश्ते के लिए चिंतित था और वो इसी इंतज़ार में था कि कोई रात से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आएगा। जब उसने यह देखा कि रिश्ता खुद ब खुद आ गया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने दूत से कहा कि हम यह रिश्ता स्वीकार कर रहे हैं और उसने साथ ही शादी के लिए तारीख भी तय कर दी और दूत को बहुत कीमती उपहार देकर विदा किया। दूत वहाँ से विदा होकर फिर से नदी के पास आया और वहाँ पहुँचकर वह फिर से सियार के रूप में आया और नदी पार करके सीधे गाँव की ओर चलने लगा। गाँव पहुँचकर वह सीधे मोची के घर पहुँच गया। मोची भी उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही खुश होकर बोला, क्या खुशखबरी लाए हो? सियार ने बहुत शांत ढंग से उत्तर दिया कि तुम्हारी शादी की बात ठीक हो गई है और फला तारीख को तुम्हारी शादी है। यह सुनकर मोची घबरा गया और बोला, लेकिन मेरे पास तो एक टूटी कौड़ी भी नहीं है।
यह सुनकर सियार बोला कि तुम चिंता मत करो। सियार ने इतना कहा और मोची को हैरान परेशान छोड़कर वहां से चला गया। सच तो यह था कि मोची को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शादी किसी बादशाह की बेटी से होने वाली है। यह असंभव बात थी। लेकिन जब उसी तारीख को सियार सुबह सुबह उसके पास पहुंच गया तो वह और हैरान हुआ और सियार ने उसे बोला कि जल्दी करो, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी बादशाह की बेटी से शादी है। मोची को क्या और साज सामान लेना था। वह चुपचाप सियार के पीछे पीछे चला और सियार उसे अपने साथ लेकर गांव से बाहर उसी नदी के पास पहुंच गया। उस समय नदी के किनारे एक धोबन यानी कपड़े धोने वाली कपड़े धोने के लिए आई थी। सियार ने उसे एक सोने की मोहर दी और बोला कि तुम्हारे पास जितने कपड़े हैं इन्हें आसपास के पेड़ पौधों और झाड़ियों की ओर फैला दो। धोबन को मुफ्त में सोने की मोहर मिल गई थी, उसे और क्या चाहिए था। उसने वे कपड़े जो वह धोने के लिए गठरी बांधकर लाई थी, सियार के कहने के मुताबिक नदी के पास झाड़ियों और पेड़ पौधों में फैला दिए। सियार जब देखा कि उसने कपड़े फैला दिए हैं तो वह एक रुई बेचने वाले के पास गया और उसे सोने की एक मोहर देकर बोला, तुम धुनी हुई रुई की कुछ गांठें नदी के किनारे पहुंचा दो। रुई बेचने वाला आदमी सोने की मोहर लेकर धुनी हुई रुई की कुछ गांठें नदी के किनारे पहुंचा दिया। और जब यह सब कुछ हो गया तो सियार ने मोची से बोला कि मैं जो कहूं तुम वही करोगे। मोची बोला कि हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद सियार मोची को समझाते हुए बोला कि मैं नदी के उस पार जा रहा हूं और तुम मुझे यहां से वहां जाते देखते रहना। जब तुम मुझे देख लो कि मैं बादशाह के महल में प्रवेश कर रहा हूं तब तुम धोबन को कहना कि तुम अपने सारे कपड़े उतार ले जाओ जो उसने पेड़ पौधों और झाड़ियों में फैलाए हैं। फिर तुम धुनी हुई रुई की गांठों को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके रुई नदी में फेंकना शुरू कर देना, बाकी मैं खुद ही सब ठीक कर लूंगा। सियार ने मोची को यह निर्देश देकर खुद नदी में तैरते तैरते दूसरे किनारे पहुंच गया। दूसरे किनारे पहुंचकर वह फिर से दूत का रूप धारण किया और बादशाह के महल की ओर चला गया। दूसरी ओर बादशाह राजकुमारी की शादी करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा था और शाही बारात का इंतजार कर रहा था। वो इसी इंतजार में महल की छत पर चढ़कर देखा तो धोबन ने जो कपड़े पेड़ पौधों और झाड़ियों में फैला रखे थे उन्हें देखकर बादशाह को ऐसा लगा कि जैसे बारात नदी के उस पार डेरा डाले हुए है और यहाँ पहुँचने ही वाली है, और वो इसी इंतजार में बैठा था। सियार जैसे ही दूत के रूप में बादशाह के महल में पहुंचा, पीछे मोची ने सियार के निर्देशानुसार धोबन को बोला कि वह जल्दी से अपने सारे कपड़े पेड़ पौधों और झाड़ियों से उतार ले। इसके बाद ही उसने जल्दी से धुनी हुई रुई की बड़ी बड़ी गांठें नदी में फेंकना शुरू कर दी। नदी में रुई की गांठें डूबती तैरती दूर से ऐसे लग रही थी कि जैसे बड़ी बड़ी नावें नदी में डूब रही हैं और तैर रही हैं। उधर दूत जैसे ही बादशाह के महल में पहुंचा तब वह रोने चिल्लाने लगा। उसे इस तरह रोते पीटते देखकर बादशाह बहुत चिंतित हुआ और उसे पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है और राजकुमारी की बारात कहाँ है? महाराज, बहुत बुरा हुआ है। हमारे बादशाह बारात के साथ नदी पार कर रहे थे कि ज़बरदस्त तूफान आ गया। सारा साज सामान, अमीर वजीर, रिश्तेदार और फौज के लोग नाव समेत डूब गए। और हमारा होने वाला दामाद कहाँ है, वह भी क्या डूब गया? बादशाह ने चिंतित होकर पूछा। यह सुनकर दूत बोला कि महाराज, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह ही बचे हैं, और वह भी सिर्फ तन के कपड़े लेकर। और बादशाह के तो कपड़े भी फट गए थे। एक गरीब आदमी से कपड़ा लेकर उन्हें पहनाया गया है। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ? बादशाह ने चिंतित होकर पूछा। जनाब, इस वक्त वो नदी के उस पार अकेले, बिल्कुल अकेले बैठे हैं। ये सुनते ही बादशाह ने अपने वजीर और सैनिकों को आदेश दिया कि अभी जाओ और पूरे शान और शौकत के साथ हमारे होने वाले दामाद को महल में लाओ। आदेश देते ही उसी वक्त फौज के सैनिक मोची को लेकर महल में पहुंच गए। उस वक्त तक धोबन अपने सारे कपड़े समेटकर चली गई थी और रुई की बड़ी बड़ी गांठें नदी में डूब चुकी थीं। सिर्फ मोची हैरान परेशान दूसरे किनारे बैठा ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद मोची को नाव के जरिए नदी पार करवाया गया और बड़े शान और शौकत के साथ बादशाह के महल में पहुंचा दिया गया। जब बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को जीवित पाया तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और इस तरह राजकुमारी और मोची की शादी बहुत धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद दूत ने बादशाह से बोला कि जहाँपना, अगर इजाज़त दें तो एक बात निवेदन करूं। बादशाह बोला, ज़रूर कहो, हमारी तरफ से इजाज़त है। दूत बड़ी अदब के साथ बोला, जहाँपना, आपके दामाद का सब कुछ लुट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, अमीर वजीर सब डूब गए हैं और अब वो बिल्कुल अकेले हैं।
और पीछे खबर नहीं कि महल पर भी किसी ने कब्जा कर लिया हो, क्योंकि बारात के विनाश की खबर पीछे पहुंच गई होगी, इसलिए उनका वापस जाना बेकार है। क्यों ना उन्हें यहीं रहने के लिए बाध्य किया जाए। संयोग से बादशाह पहले ही ऐसा सोच रहा था। बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। उसे दूध की ये बात बहुत पसंद आई। उसने मन ही मन सोचा, इस तरह उसकी बेटी भी उसकी आंखों के सामने रहेगी और उसे भी राज्य में उसे सहयोग करने वाला मिल जाएगा। उसने दूध से बोला, क्या हमारा दामाद ये बात मान लेगा? दूध फौरन बोला, जनाब, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने ही रहेगी। परिणाम स्वरूप मोची को वहीं एक महल दिया गया, जहां मोची शाही शान और शौकत के साथ वहां रहने लगा। कुछ दिनों तक सियार भी वहां दूध के रूप में उनके साथ था। फिर एक दिन मोची को कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हें जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। अब मुझे इजाज़त दो ताकि मैं भी अपने साथियों के साथ जाकर मिल सकूं। मोची उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं माना और विदा होकर एक बार फिर से अपने असली रूप में आया और अपने दोस्तों के साथ जाकर मिल गया।